तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम की। देखो बच्चों, बेसिकली जो बर्नौली थ्योरम है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सेमेस्टर में अक्सर देखा जाता है और इसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Principle of conservation of energy is applied to the flow of fluid resulting equation is called as Bernoulli's theorem। देखो बच्चों, जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अच्छा सर, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? तो आपने 11th-12th में ये जरूर सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सुना है कि नहीं सुना है? तो उसी के प्रिंसिपल पे ये जो थ्योरम है वो काम करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है बच्चों कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, सन से वो एनर्जी लेता है और उसका फोटोसिंथेसिस के द्वारा फॉर्मेशन करके क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और मान लो उसकी लकड़ियों में, उसके वुड में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई। उस एनर्जी को हमने क्या किया, हीट दे करके और उसको जला दिया, उसकी राख बची कुछ, ठीक है। अब उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल में जा करके मिल गए, है ना। तो देखो एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है, सन से प्लांट में, प्लांट से वुड में, वुड से आपके उसके राख में, राख से सॉइल में, है ना। अब हो सकता है सॉइल से वो इकट्ठा होकर के एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर ले, है ना। इतना समझ रहा हो ना। तो देखो एनर्जी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, वो एक फॉर्म से एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो बर्नौलीज थ्योरम का ये जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ना कि डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो वही जो है वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाइड होता है टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के साथ भी रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड, और उससे जो इक्वेशन बनता है उसको हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम कहता क्या है, तो एट एनी पॉइंट एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट इन स्टडी स्टेट। बर्नौलीज थ्योरम सर हम समझ गए क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम कहता क्या है? तो बर्नौलीज थ्योरम बच्चों कहता है कि अगर एक स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट यानी कि स्थिर परिस्थिति, स्थिर परिस्थिति में क्या होता है, मान लो एक पाइप है, ठीक है, और ये स्थिर है, इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो इसमें जो लिक्विड हम फ्लो कराएंगे उसके हर पॉइंट का टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ये कहता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन बच्चों ऐसा होना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को पॉसिबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई ना कोई फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारा डॉटम प्लेन है, ये मान लो ये हमारी एक पाइप है, ठीक है। ये हमारा इनिशियल स्टेट है पॉइंट ए, और ये हमारा फाइनल स्टेट है पॉइंट बी। क्या होगा कि इनिशियल स्टेट से हम m मास का लिक्विड जो है इसमें एंटर कराएंगे। वो लिक्विड आएगा, उसमें कुछ एनर्जी रहेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कुछ प्रेशर रहेगा, आएगी वो। तो जब आएगा तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और जब ये यहाँ तक आएगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो एनर्जी जो है, फिर यहाँ से लिक्विड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पंप लगाया है जो कि उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे वो आगे फ्लो कर पाए, ठीक है। ये हमारा डॉटम प्लेन है। डॉटम प्लेन यानी कि हमारी मान लो ग्राउंड है, और यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। आओ इसको हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हमारा ये वर्क कर रहा है। तो देखो क्या होता है, बेसिकली टोटल एनर्जी मीन्स जो इसमें जो टोटल एनर्जी लगेगी, टोटल एनर्जी क्या होती है? तो टोटल एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या बनाती है, टोटल एनर्जी बनाती है। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स चैनल कैरी अ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये जो फिगर है ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि एक ये चैनल है जिसमें से लिक्विड जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जा रहा है। पंप सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी, और पंप क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी, नेसेसरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। लेट अस कंसीडर अ लिक्विड मास m, जो लिक्विड है उसका मास क्या है, मान लो कि m है, इज इंटर्ड एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए से इसको इंटर कराया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों क्या है, लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सर्टेन प्रेशर। मान लो लिक्विड पास कराया जा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर से कराया जा रहा होगा। तो प्रेशर जो है, प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर एनर्जी जब हम आएंगे तो क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए, पी ए, प्रेशर एट पॉइंट ए, जी जो है वो आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और रो ए जो है बच्चों, रो ए जो है आपका ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ठीक है।
यानी कि क्या, हमने यहाँ से पास कराया, ठीक है, यहाँ पॉइंट ए से पास कराया, और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन निकल के आता है वो प्रेशर एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो ए यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट द डॉटनम प्लेन है, पोटेंशियल एनर्जी को मान लो x है, तो पॉइंट ए पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्स ए। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये जो था ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो है बच्चों यहाँ पे प्रेशर एनर्जी निकल गई, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे आपकी प्रेशर एनर्जी निकल गई, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए, यानी प्रेशर एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये हमारा निकल गया प्रेशर एनर्जी। अब हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल गया एक्स ए, और काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो जो मोशन की वजह से एनर्जी है वो जो है काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी आपका यू स्क्वायर, यानी कि जो वेलोसिटी से वो चल रहा है एट पॉइंट ए, जिस वेलोसिटी से पॉइंट ए पे वो चला, और 2g, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो उसका 2 गुना। और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। टोटल एनर्जी अब आपकी क्या हो गई, तो टोटल एनर्जी यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यानी कि क्या, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, अच्छा ये हमने पढ़ लिया कि टोटल एनर्जी इतनी लग रही है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे क्या क्या है, हमने पढ़ा कि इक्वेशन 1 में क्या था, पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए, ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स ए प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। द लिक्विड इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमको पता है कि जो लिक्विड है वो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो हमको पॉइंट ए की टोटल एनर्जी पता चल गई। अब हमको टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पता करनी है। तो देखो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि एक पॉइंट की एनर्जी सेम रहेगी दूसरे पॉइंट से अगर कांस्टेंट है तो, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो मीडियम है वो स्टडी है, यानी कि कांस्टेंट है, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस ए जहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं वहाँ पे बी डिनोट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पॉइंट, जैसे हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बच्चों कि प्रेशर एट पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है, क्योंकि सेम है, ठीक है। तो देखो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रेशर एट पॉइंट बी, जी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और रो बी जो है वो आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट बी हो गया, और ये एक्स बी जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हो गया, यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर एट पॉइंट बी, और उसके बाद 2g, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो सिंपली अगर समझा जाए तो आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी कि जितना हम अंदर दे रहे हैं एट पॉइंट ए उतना पॉइंट बी आउटपुट पे निकल रहा है। और हमको ये पता चल गया कि इक्वेशन जो पॉइंट ए का है वो पॉइंट बी के इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। देखो क्या सिंपली आपको मैंने बता दिया, अगर आप तीनों चीज़ें आराम से सोचें और देखें तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि आपने क्या लिखा था कि प्रेशर एट पॉइंट ए अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो ए, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू स्क्वायर ए 2g, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो ये जब आप देखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए जो है, प्रेशर एट पॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी, और जी ग्रेविटी आपका सेम ही रहेगा, रो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो आप प्लस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था एट पॉइंट ए, अब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो एट पॉइंट ए था वो एट पॉइंट बी हो जाएगा, और 2g हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 7। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
all kinds of energy involved in the transportation of fluid and pump has added certain amount of energy। ठीक है, एनर्जी एडेड बाय द पंप क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब एनर्जी, यहाँ से जब फ्लूइड जाएगा तो एनर्जी कुछ लॉस कर रहा है। ठीक है, जब एनर्जी लॉस कर रहा है तो उस पर हमको पंप के द्वारा हम उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा ऊपर तक जा सके या पास कर सके। तो जो हम ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डब्लू बोल रहे हैं। ठीक है, ये डब्लू बोलना है, तो ये जो एनर्जी हम ऐड करेंगे वो हमारी क्या है, डब्लू, और ये जो है जे जो है उसकी यूनिट है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड सम फ्रिक्शनल फोर्सेस आर अप्लाइड। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि क्या होगा जब यहाँ से एनर्जी फ्लो होगी, लिक्विड आपका जो है वो फ्लो होगा तो कुछ फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो हम यहाँ पे एफ माइनस कर देंगे, एफ यानी कि फ्रिक्शन, और ये जो है क्या होगा, जे जो है वो आपका यूनिट है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एफ जो है माइनस कर रहे हैं। देखना यहाँ पे जब हमने इसको इक्वल कर दिया तो उसके बाद डब्लू जो है वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद एफ जो है वो है जो हमारा वो फ्रिक्शनल एनर्जी है जो कि वहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, और वो हम वहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और द एनर्जी बैलेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैन बी रिटेन बाई इंक्लूडिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, यानी कि जो हमने पढ़ा अभी तक कि जो हमारा इक्वेशन है वो ए बी के बराबर होगा, लेकिन इसमें हमने ये इन्वॉल्व नहीं किया था कि जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है और जो हमारा फ्रिक्शन के वजह से जो लॉस हो रहा है वो एनर्जी। तो इन दोनों को, ये जो हमारा इक्वेशन 8 और 9 है, इसको हम ऐड कर देंगे हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, हमारा जो बर्नौली थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली देखो क्या है, सो द कंप्लीट इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे देखो ये इक्वेशन यहाँ तक सेम है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपका तीसरा इक्वेशन, उसके बाद से यहाँ पे देखो ये आपका जो है ये हमने जो इक्वल किया था पॉइंट ए पॉइंट बी के जगह, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये चीज़ें ऐड हुई है इक्वेशन नंबर 8 और 9। 8 क्या कह रहा है, जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो रही है उसको हमने प्लस करा है, और फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको एफ माइनस करा है। ठीक है, द इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 10। द इक्वेशन 10 इज कॉल्ड एज द बर्नौलीज थ्योरम, और सिंपली बच्चों यही जो है वो हमारा क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि जो हमारी पास हो रही है, लिक्विड जो पास हो रहा है उसकी टोटल एनर्जी जो पॉइंट ए पे है उतनी ही पॉइंट बी पे होगी। ठीक है, और जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं और जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है वो एफ है, जो ऐड कर रहे हैं वो डब्लू है। ठीक है, और देखो बच्चों ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि ये जो बर्नौली थ्योरम है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर आप बर्नौली थ्योरम पढ़े हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि बर्नौली थ्योरम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लूइड इज स्टडी। मैंने पहले ही बताया कि ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका फ्लूइड जो है वो क्या हो, स्टडी हो, यानी कि उसमें कोई मतलब कि ऐसे ग्रेविटेशनल वगैरह ना लगे, ग्रेविटी फ्रिक्शन ना लगे, स्टडी रहे, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद से बच्चों क्या है, तो उसके बाद से तब काम करेगा, तब एप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तब जब फ्लूइड जो है वो हमारा क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। उसके बाद कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, तो फ्रिक्शनल लॉस इज निग्लिजिबल। ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा वो निग्लिजिबल होगा। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक थ्योरेटिकल है, इसको प्रैक्टिकली संभव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका ये सारी चीजें हैं ये लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर बर्नौलीज थ्योरम और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय और पढ़ते रहिए।